नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावली विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। आज का दिन बेहद खास है। जवाब दरअसल वो लोग उठा रहे हैं, सीधे तौर पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनसे कभी जवाब पूछा जाता था। आज विपक्ष की यारी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। सीधे तौर पर जो लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जो तस्वीरें रिजल्ट के थ्रू सामने आई हैं, दो बड़े सवाल इस वक्त सभी के जहन में कौन रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि आज संपूर्ण विपक्ष तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि वो गठबंधन के आधार पर ना जाए, गठबंधन ही उसका बेड़ा पार करेगा। वहीं दूसरी ओर सवाल बड़ा ये है कि क्या अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? क्या बीजेपी के लिए यही गठबंधन आने वाले 2019 के आम सभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती बनने वाला है? इन उपचुनावों को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है बीजेपी के लिए चुनौती है। अपने भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर गठबंधन के लिए भी चुनौती ये है कि आज तो उपचुनाव में आपने झंडा बुलंद कर दिया, ये झंडा बरदारी विपक्ष के गठबंधन के आधार पर आ गई है, लेकिन क्या 2019 में यही गठबंधन स्थायी गठबंधन रह पाएगा जब उस गठबंधन में होंगे प्रधानमंत्री के न जाने कितने उम्मीदवार? आज यही सवाल कौन देंगे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मौजूदा वक्त में देश की सियासत की तस्वीर यही है। एक मोदी को हराने के लिए देश की समूची पार्टियों ने मोदी को चारों तरफ से घेर लिया। जो आगाज कर्नाटक के मंच से महागठबंधन ने किया, उसका असर अब दिखने लगा है। जी हां, एक अदद धक्का तो मोदी मैजिक पर लगा ही दिया है। तो क्या इस धक्के के साथ ही ये मान लिया जाए कि महागठबंधन के सियासी दलों की बैलगाड़ी अब चल पड़ी और देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड विपक्षी दलों के महागठबंधन के सामने बीजेपी पस्त हो चुकी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट पर अखिलेश, मायावती, अजीत चौधरी की तिकड़ी मोदी और योगी पर हावी रही कि दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल हुई है। मैं ये कह सकता हूं, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जीत है, समाजवादी नीतियों की जीत है, देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की ये हार है। और मैं समझता हूं इन जीत से किसान, गरीब, मजदूर और जो सामाजिक न्याय के लड़ाई को आगे बढ़ाने वालों की ये बहुत बड़ी जीत इस चुनाव के माध्यम से हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो उन्हीं का खेल सीखा है, जो खेल वो हमारे लिए खेलते थे। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन से जेकीहाट विधानसभा सीट छीन ली। कि जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है और लालू जी एक विचार ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है और जिनको बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जनशक्ति ने धन शक्ति को हराने का काम किया है। पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले आरसीपी जी, उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहां कई दिनों तक कैंप किया, धन बल का प्रयोग किया और एक दागी उम्मीदवार को वहां खड़ा किया जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया। झारखंड में विपक्षी दलों की एकजुटता के आगे सत्तारूढ़ दल बीजेपी की एक न चली और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से सिल्ली और गोमिया विधानसभा की सीटें छीनने में नाकाम हुई। उधर कर्नाटक की राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुनिरत्ना ने 41,162 वोटों से जीत हासिल की। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट बीजेपी ने 29,557 वोटों से जीत ली। वहीं भंडारा गोदिया लोकसभा सीट एनसीपी ने हासिल की। केवल इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
और साथ में कांग्रेस पार्टी रही, रिपब्लिकन पार्टी रही, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी रही, ये सारे दलों का जब वोट एक जगह गिरा तो उसका भी एक बहुत अच्छा परिणाम आज यहाँ देखने मिल रहा है। नाना पटोले ने भी इस्तीफ़ा दिया, उसका भी, और उसके बाद खास करके पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ में जब वोट गिरा तो उसका भी अब लोगों को एहसास होने लगा है कि डेफिनेटली हम लोगों से जो हमारे इस क्षेत्र का विकास हो रहा था, हमारे यहाँ की जो प्रगति हो रही थी, उसमें रुक। पंजाब की शाहकोट विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली है, जबकि पश्चिम बंगाल की मेसतला सीट टीएमसी के हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज विपक्षी खेमे में खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तमाम तरीके से मोदी मैजिक को ढलने की बात कही जा रही है, लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्यों आखिर ये मोदी मैजिक कम हुआ है और क्या इस मोदी मैजिक को कम करने के लिए विपक्षियों को एक साथ आने की ही जरूरत पड़ी? क्यों नहीं हर एक पार्टी अकेली चुनावी मैदान में उतर पाई? क्या मोदी की शक्ति के आगे इंडिविजुअल पार्टीज की शक्ति, इंडिविजुअल फेसेस की शक्ति क्या कम पड़ रही थी? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इन 4 सालों की अगर बात कर ले, 2014 से लेकर अभी 2018 की बात कर ले, तो स्थितियों में परिवर्तन तो आया है। क्यों ये आधार कम हुआ, क्यों मोदी मैजिक कम हुआ, इसके बारे में हम जिक्र करें उससे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आखिर 2014 की स्थिति क्या थी और इन 4 सालों में स्थिति बीजेपी के लिए कहां से कहां पहुंच गई है। एक छोटी महाराष्ट्र के पालघर की लोकसभा सीट और थराली सीट जो कि उत्तराखंड की विधानसभा सीट, महज ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आई। यूपी के कैराना की बात करें तो इस सीट के लिए योगी ने अखिलेश प्लस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट रहा और हार मिली। हार के बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा काफी हताश दिखाई दी। 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों में महज 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए ये नतीजे बीजेपी के कामों पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि महागठबंधन के आगे बीजेपी टिक नहीं पाएगी। आखिर क्यों बीजेपी का ग्राफ महागठबंधन के आगे गिर गया? क्या जनता के मन की बात मोदी नहीं समझ पा रहे? आखिर जनता की बीजेपी से क्या दरकार है? इसमें कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली है, लेकिन सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए ही नहीं खड़े हो रहे, बल्कि विपक्ष के महागठबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि साल 2019 के लिए महागठबंधन का आधार क्या होगा, कौन महागठबंधन की अगुवाई करे? गठबंधन के नेताओं में कई मतभेद हैं। मतभेदों के बीच कितने दिन टिकेगा महागठबंधन? गठबंधन जीतता है तो पीएम पद के लिए कौन आगे आएगा? ऐसे में गठबंधन के बेमेल आधार से आखिर कैसे विपक्ष का बेड़ा पार होगा, इसका जवाब तो चाहिए। तो सवाल यही है कि आज महागठबंधन की जीत पर जश्न और उत्साह, उमंग, उल्लास सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये उत्साह, उमंग, उल्लास 2019 में जब चुनावी मैदान में उतरा जाएगा नजर आ पाएगा क्या? क्या इस गठबंधन की अगुवाई करने वाले चेहरे पर मोहर लग चुकी है क्या? क्या अंदर ही अंदर खाने ये तय किया जा चुका है कि इस महागठबंधन में, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो कई सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कई सालों से अपने मन के अंदर ये इच्छा पालकर रखे हुए हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, क्या वो सभी लोग राहुल गांधी को इस पूरे गठबंधन की अगुवाई करने के लिए चुनेंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से 4 सालों में स्थिति बदली है, मोदी मैजिक को लेकर सवाल उठ रहा है, ये लड़ाई है किससे? लड़ाई गठबंधन वर्सेस बीजेपी है या गठबंधन वर्सेस मोदी है? और अगर गठबंधन वर्सेस मोदी की ये लड़ाई है तो फिर मोदी मैजिक खत्म कहां से हो गया? मोदी की शक्ति के आगे आखिर इस गठबंधन को शक्ति प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? यह भी बड़ा सवाल है। हम बार बार आपके सामने एक सवाल बड़ा रख रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है? जनता की मन की बात लगातार मोदी करते रहे, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मोदी जनता के मन की बात नहीं समझ पाए हैं? जनता की बीजेपी से क्या दरकार रही है? क्या जिस विकास के एजेंडे को लेकर प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, इन 4 सालों में 2019 जब आने वाला है 5 सालों के बाद, क्या उसी आधार पर बीजेपी उतर रही है? बीजेपी का ग्राफ क्यों गिर रहा है? ये तमाम सवाल, चलिए शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैफ खान साहब, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जाने माने सेफोलॉजिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी इस पैनल का हिस्सा हैं। डॉक्टर कौशिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत आज गुलरेज शेख जी से करूंगी।
बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन यही सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। देखिए, जनता को तो हम बेवफा कह नहीं सकते, क्योंकि जनता को हम भगवान मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि जब भी कोई हार होती है उसको भी हम सर पर लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, चिंतन होता है, मंथन होता है, और बाद में जो परिणाम आता है वो सुखद आता है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा सर, उपचुनाव के नतीजे इसके पहले गोरखपुर और फूलपुर से भी आए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है, लंबी कूद के लिए 2 कदम पीछे जाना जरूरी है। यही बात फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव के दौरान भी कही गई थी जब रिजल्ट आया था, जब आप लोगों ने अपनी परंपरागत सीट भी हाथ से गंवा दी थी। तब भी समझ में नहीं आया कौन सी कूद होगी, कौन सी छलांग होगी। देखिए, उपचुनाव जो होते हैं ना लवनी जी, वह निर्णायक इस बात के लिए नहीं होते कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कैसा विकास करेगा, प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कैसे उसकी कार्यशैली रहेगी। मैं आपको सबसे सटीक उदाहरण देता हूं, 2014 में मोदी मैजिक के सामने, मतलब मैं तो ये कहता हूं ओम के समक्ष रोम ध्वस्त हो गया था पूरी तरह से। उस समय भी जो उपचुनाव हुए थे, ठीक 2014 में चुनाव के बाद में वो हुए थे 33 सीट्स पे। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि इस व्योम को हथियाने के लिए इन्होंने ओम पर कब्जा कर लिया? क्या आपके एजेंडे विपक्ष ने हथिया लिए? क्या आपको लग रहा है? जस्ट लेट मी कंप्लीट इट, यू विल गेट द पिक्चर। देखिए, 33 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए थे, जिसमें मात्र 12 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इन 33 सीटों में उत्तर प्रदेश में ही केवल 11 सीटें थी, जिसमें से हम मात्र 3 सीटें जीते थे और एसपी ने गेन किया था। परंतु इफ यू गो टू 2017 हमको प्रचंड बहुमत मिला 325 का। सर 2015 थोड़ा 2 मिनट क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा समय, इसलिए मुझे दे। आप 2015 में आए, दिल्ली में हमको मात्र 3 सीटें मिली थी और केजरीवाल जी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन उसके बाद देखें कितने स्टेट्स हमने जीते। तो बेसिकली कई बार ज्यादातर तो ये जो उपचुनाव मतलब होते हैं वे लोकल स्तर पर लड़े जाते हैं, लोकल चेहरे पर लड़े जाते हैं। चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उस समय की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती है। लेकिन जो स्थिति गुलेश शेख साहब, जो स्थिति आज बनी हुई है, ये गठबंधन की स्थिति आपको 2019 में चैलेंज करने वाली है। ये स्थिति आप नहीं मानते कि आपके लिए हानिकारक है, आपका हाजमा खराब कर रही है? देखिए, हाजमा हमारा इसलिए खराब नहीं हो सकता क्योंकि हम सत्ता के भूखे लोग नहीं हैं। दूसरी बात, जहां तक गठबंधन की और इन सब की बातें हैं, आप ये तो महाभारत का ही मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण दूं कि कौरवों का साथ बहुत बड़ा गठबंधन था, सभी प्रांतों का गठबंधन था, परंतु जो सत्य के साथ होता है विजय उसकी होती है। सर, कौरव पांडव की बात छेड़ दी है, तो अब चलिए शेख साहब के पास चलते हैं। माफी चाहती हूँ, सैफ खान साहब के पास चलती हूँ। साहब, सबसे बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए, आपका गठबंधन जीत रहा है, लेकिन ये गठबंधन जीता तभी है जब गठबंधन की गांठ लगाई गई। अगर आप इंडिविजुअल उतरते तो क्या ये जीत की तस्वीरें सामने आ पाती? सबसे पहले मैं फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं लावनी जी कि आज फिर सूरदर्शन न्यूज के ऊपर आपके साथ जो है मौका मिला। आज के लिए मैं सबसे पहले जो है जनता से फिर मुबारकबाद जनता को देता हूं कि देश भर ने जो भारतीय जनता पार्टी का इस बाय इलेक्शन में बाय इलेक्शन किया है, उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज जो है सच्चाई वो सामने लेके आ रहे हैं। कांग्रेस को भी हलो हाय नहीं कहा है, गठबंधन को हलो हाय कहा है, कांग्रेस का पंजाब में, सुनिए मैं आपको बताऊं, पंजाब में जीती, कर्नाटका में जीती, मेघालय में जीती, है ना। वैसे ही जैसे अलग अलग कर्नाटका में आपको अलायंस की जरूरत पड़ी, हर जगह पे अलायंस। महाराष्ट्र में एनसीपी, बिहार में आरजेडी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, नूरपुर में जो है एसपी और कैराना में आरएलडी जो है। लगातार जो है सीटें आज के लिहाज से जनता जो है ने जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। कहां गए वो वादे जो उस वक्त बैठ के दिए जाते थे? हम जीतेंगे, हम साहब कैराना भी जीत रहे हैं, हम नूरपुर भी जीत रहे हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या आज की तारीख में मोदी को हराने के लिए तमाम पार्टियों को एक गठबंधन में आना मजबूरी हो गई है? यानी आपका कद आज भी मोदी के आगे कम है? क्या कांग्रेस को जनाधार नहीं मिलता अगर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरती? तो मैं आऊंगी शेख साहब, एक सेकंड। नहीं, आप ये मुझे बताइए, गुजरात में जब इसकी शुरुआत हो चुकी थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, यूं के चैनल पे दर्शक हैं, सब लोग जानना चाहेंगे इस चीज को। गुजरात का एग्जाम्पल देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वह गुजरात में आके लड़ी साहब, है ना। नरेंद्र हमारे प्रधान सेवक अपनी विधानसभा हारते हैं वहां पे,
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी विधानसभा आते हैं, ये तो वहां से शुरुआत हुई थी जिसे हम बोलते हैं उल्टी गिनती, जिसका आज एग्जाम्पल जो है लेकिन उल्टी गिनती तो आप लोगों के लिए भी सुनिए स्टेट बाय इसलिए स्टेट कह रहा आपको हूं हाथ क्योंकि आज पड़ा है। आज हमारे गृह मंत्री से अलायंस करना पड़ा है। आज हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पीछे आना पड़ता है छलांग के लिए, छलांग मार के वहीं जाएंगे जहां से 2 सीटों से उन्होंने शुरुआत की थी। कांग्रेस मैं उम्मीद कर सकता हूं उस चीज की, और आज जो है उसका एग्जांपल हमने दे चलिए कांग्रेस को भी मैंने 2 मिनट का वक्त दे दिया। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं सुनील कौशिक जी का एक कमेंट लेने के बाद इस पैनल को पूरी तरह से खोलूंगी। बड़ा सवाल ये बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल ये है, बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आम चुनाव आएंगे तो सबके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन सवाल गठबंधन के लिए बार बार इसलिए उठ रहा है कि क्या इस गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जनता 2019 में इस गठबंधन को हजम कर पाएगी। तो गठबंधन की धार क्या बीजेपी पर भारी पड़ गई है या फिर गठबंधन की यही धार सीधे तौर पर बेड़ा पार करने वाली है 2019 में गठबंधन की इस सरकार का। लेकिन सवाल इन सबके बीच बार बार यही कौंध रहा है कि आखिर ये जो ट्रिक, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने एक ट्रिक अपनाया है, इस ट्रिक को लेकर उपचुनाव के बाद आम चुनाव में उतरना क्या सही राह होगी? क्या इसी रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री का चुनाव भी हो जाएगा? चलिए एक बार फिर से पैनल के पास लौटते हैं। इस वक्त पैनल में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अफजल अब्बास साहब। अफजल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिन आज का बहुत अच्छा नहीं रहा जेडीयू के लिए, सुशासन बाबू को भी नकार दिया गया और आप आरजेडी को पूरी तरह से मैं जहाँ सुशासन बाबू की बात, बिहार की बात करें, बिहार परिप्रेक्ष्य में जो बात आप कर रही हैं, और खास करके आप जोकीहाट की बात कर रही हो। जोकीहाट विधानसभा पिछले कई वर्षों से हमारे साथ था, लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि उस सीमांचल की परिस्थिति क्या है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के एक बड़े नेता थे और उनको सीमांचल का गांधी भी कहा जाता। उनके पुत्र सरफराज आलम जेडीयू के एमएलए रहे और उन्होंने छोड़ दिया, जेडीयू के दामन छाड़ के फिर आरजेडी के दामन पकड़ा और पार्लियामेंट में बाई इलेक्शन जीते। वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं, 70% माइनॉरिटीज़ के वोट है, बाकी 30% में नॉन मुस्लिम वोट है। हमने कोशिश किया, माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी कोशिशें की, मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में, सीमांचल में जितना बिहार गवर्नमेंट ने काम किया माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके अनुकूल हमको उतना वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यही तो बात है। आप विकास अगर कर रहे थे तो विकास के नाम पे आप लोगों को जोड़ नहीं पाए। एक सेकंड सर, छोटा सा एक सवाल, मैं सवाल का जवाब केवल एक सवाल छोटा सा ही। अब आप इतने मार्जिन से जीते जितने वोट भी आपको नहीं पड़े आरजेडी। अफजल साहब, अरे देखिए, मैं तो वही कह जा रहा था, मार्जिन की बात है। देखिए मैंने तो कहा ना कि वो तस्लीमुद्दीन साहब का अपना वर्चस्व रहा है और एक लंबे अरसे से उनका अपने खानदान का वर्चस्व रहा है। वो आरजेडी और जेडीयू की बात नहीं थी, ठीक है, मेरे साथ थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसका असर, केंद्र की कुछ गलत नीतियों का भी असर पड़ गया, पेट्रोल की महंगाई की भी असर पड़ गया। हम एनडीए में हैं, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाने वाली सरकार है, भाई गठबंधन तोड़ क्यों दे? लेकिन अगर तोड़ेंगे जब बुरा हो रहा है, मतलब सत्ता इतनी जरूरी है आपके लिए कि आप गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। सत्ता तो कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। नहीं साहब, हम नहीं है। अभी सवाल यही उठा था, अभी यही सवाल उठा था। शिवसेना ये कहती है थप्पड़ मारेगी भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है उनको, है ना, और आप सत्ता के इतने भूखे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए हैं साहब, सत्ता का भूखा और जेडीयू के साथ भी हमने ऐसे सत्ता का भूखा कौन? ये गठबंधन शिकायतें मिल रही है, ये गठबंधन दिखा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, मैं चिल्ला जोड़ के बहस नहीं करता, आप भी जानते हैं, मैं चिल्ला जोड़ के बहस पसंद नहीं करता। मैं शांति से आंकड़ा अपनी बात शांति से बात कर रहे हैं। मैं ये पूछूं, देखिए सत्ता जब शिकायत है, मेरा बड़ा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है इस चीज के लिए, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जेडीयू जब इतनी शिकायतें हैं तो क्यों नहीं गठबंधन तोड़ रहे हैं, ये बताइए। जब आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बुरा किया, आपने अभी चैनल पे एक्सेप्ट किया था। अब जवाब सुनिए, आप बताइए। अब इनके बाद मुझे मैं जवाब दे दूं आपको जी। नीतीश कुमार जी का वो आपको ये लेसन और तलकीन देने की जरूरत नहीं कि गठबंधन तोड़े या जोड़े की बात है। आप याद कीजिए, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बनने जाते हैं, हम एनडीए में थे, उस वक्त भी मैंने साथ दिया। हम इंडिया में रहने के बावजूद भी 16 साल तक हम बीजेपी के साथ रहे। हमें जो अच्छा लगता है कि देश हित में है। देखिए, याद कीजिए, हम नोटबंदी के फेवर में थे, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे लगा कि अच्छा नहीं हो रहा है, देश हित में नहीं हुआ, हमने कमेंट किया। तो मेरे नेता मुझे इनका जवाब, आप लोग लगातार अभी कुछ अरे मैडम, मुझे इनका जवाब,
स्टेटमेंट इनका आया था। इनका जवाब तो दे दें। हमारे नेता ऐसा नहीं है कि गलती होती रहे तो हम खामोश बैठे। मगर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे ताकत मैं एडमिट कर रहा हूं कि कर रहे हैं ना, हम हारे गठबंधन वहां पे। नहीं तोड़ेंगे। मैं यही चाहता हूं, पर चैनल पे एक बार बोल दीजिए, नहीं, गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। शिकायतें भले नहीं, हैं, भले शिकायतें हैं कि केंद्र बुरा कर रही है बिहार के साथ में, उस जनता के साथ में जो इस वक्त बिहार में अरे है हुजूर, है तो ना, क्या- मगर क्या- गठबंधन क्या- नहीं नहीं, तोड़ेंगे, नहीं, नहीं, शिकायतें नहीं, करेंगे। क्या भ्रष्ट- डिमोनेटाइजेशन गठबंधन बुरा हुआ, नहीं, नोटबंदी बुरी हुई, गठबंधन, बिल्कुल हुई, आपने गठबंधन, ऑपोजिशन किया, गठबंधन अपोज आप किया नहीं उसके तोड़ेंगे। लिए। आज आप पेट्रोल के लिए भी सेफ अपोज कर रहे हैं, सेफ मगर सेफ गठबंधन जो है नहीं सेफ तोड़ेंगे। सेफ तो सत्ता के भूखे कौन? मेरा सवाल जो था, सेफ ये सवाल पूछा गया था गुलरेज की तरफ से, जो हमारे सेफ साथ में भारतीय जनता पार्टी के आज आपका दिन है, आप उत्साहित हैं, मुझे लेकिन बोलने दूसरे नहीं, मेहमानों मैं को तो भी अब जरा सवाल देने करने दें। की साहब, मैं ठीक तो है, सवाल ठीक पूछ है, रहा हूं। ठीक है, सवाल- गुलरेज सवाल शेख का जवाब देने का गुलरेज मौका शेख देना। इसका जवाब, गुलरेज शेख आप इसका जवाब देंगे, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगी। एक सेकंड, आप गुलरेज जवाब शेख, देने की सत्ता का भूखा कौन? ये तस्वीर गठबंधन की जब बनती है तो भी ये सवाल उठता है। कर्नाटक में सैफ सवाल उनसे पूछ रही हूं, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। कर्नाटक में भी इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी के कंधे पर इन्होंने सहारा लिया और सेकंड और थर्ड पार्टी ने मिलकर सरकार बना दी। लेकिन आज आरोप लग रहा है आप पर, सत्ता का भूखा कौन? देखिए, सत्ता का भूखा तो स्वाभाविक रूप से ये लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो गठबंधन बने हैं और जिन जिन पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन बनाए हैं, आप उदाहरण आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं इनको लगाने तो मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो जनता देख रही है इस बात को कि आप देखिए कि कर्नाटक में एक ऐसी रैली बता दे जिसके अंदर भाजपा ने निम्न स्तर की भाषा का उपयोग जनता दल सेक्युलर के खिलाफ किया हो, एक में भी नहीं किया। परंतु आप एक ऐसी रैली बता दें जिसमें कांग्रेस में जनता दल सेक्युलर के खिलाफ और उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बुरी भाषा का उपयोग नहीं किया हो, परंतु इन्होंने गठबंधन किया। ये स्पष्ट कर देखिए, कश्मीर में अगर आप समय देंगे तो मैं हर चीज का उत्तर दूंगा। देखिए, कश्मीर में पीडीपी के साथ हमको सरकार बनाना इसलिए आवश्यक था। शुद्ध कर दिया नहीं, आप पूरी बात सुन ले। हाँ, शुद्ध, वही मैं पूछा, शुद्ध कर दिया दुनिया में पीडीपी पे आपने जो है गंगा जल छिड़क के उनको शुद्ध कर दिया। पीडीपी पहले आपने क्या कहा है पीडीपी के खिलाफ? सर, दुनिया भर में अब जब हमारे मंत्री जाते हैं ना, उप मुख्यमंत्री और सब दूसरे मिनिस्टर्स, तो मालूम पड़ता है लोगों को पहले दुनिया में समझते थे केवल मुसलमान ही होते हैं कश्मीर में। अब जब हमारे हिंदू मंत्री भी जाते हैं तो ये दुनिया में एक छवि जाती है कश्मीर केवल मुस्लिम की समस्या नहीं है, कश्मीर में हिंदू भी होते हैं, कश्मीर में बौद्ध भी होते हैं। नहीं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं सर। जम्मू एंड कश्मीर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने जम्मू एंड कश्मीर की बात की, वेस्टर्न वर्ल्ड में गुलरेज साहब, अगर आप ये जानते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं ये पूछ रहा हूं, गुलरेज साहब आप क्या जानते थे जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू आबादी भी बहुत ज्यादा है? आप क्या बात करते हैं? तभी तो मैं कह रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर दोनों का अगर बात करें, तभी मैं कह रहा हूं कि हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। कश्मीर में हिंदू भी है, ग्राउंड की बातें अगर करें तो ग्राउंड की बातों पर हम जब जाएंगे तो जो आज का चुनाव है कश्मीर और कर्नाटक ये सब तो आएगा, लेकिन हम आज पर अगर हम टिके रहे और हम चाहते हैं कि इस डिबेट में हम इसी में टिके रहे, तो आज ग्राउंड रियलिटी ये थी कि मुद्दा तो कहीं था ही नहीं। या तो सिर्फ गठबंधन वर्सेस मोदी की लड़ाई हो गई। गठबंधन वर्सेस मोदी की लड़ाई क्या 2019 में काम करेगी या फिर मुद्दे भी कुछ होंगे? क्या है मुद्दा डॉक्टर कौशिक? बिल्कुल गठबंधन से असर तो पड़ेगा, लेकिन मैं लावनी जी आपको बता दूं, यदि कैराना की बात करें या नूरपुर की बात करें, जब गठबंधन की बात आई तो एक एक सीट के लिए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह और अखिलेश यादव के बीच 4-4 घंटे बैठ के मीटिंग हुई, तब जाकर निर्णय हुआ और उसमें भी लोकदल को झुकना पड़ा। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को इनको टिकट देनी पड़ी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करानी पड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी तैयार हुई। लेकिन आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम समय तक इस गठबंधन के बारे में नहीं बोली। और जब कैराना और नूरपुर का चुनाव था उससे 2 दिन पहले मायावती जी का बयान था कि हमें सम्मानजनक सीटें 2019 में मिलेंगी तो ये गठबंधन आगे रहेगा। मायावती जी ने एक भी रैली जाकर के वहां नहीं की। यदि ये 2019 की बात करेंगे, बहुत बड़ा चुनाव होगा वहां, एक एक सीट पे नहीं, लेकिन इस तरीके से लेकिन कर्नाटक के मंच में हमने जिस तरीके से सोनिया गांधी और मायावती का एक आलिंगन देखा था, जो केमिस्ट्री देखी थी, आपको नहीं लगता कि उनको मनाने के लिए ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं से एक स्थान दिया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बीएसपी ने कितने बाय इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं बताइए? क्या किया है?
कितने बाय इलेक्शन कंटेस्ट किए? नहीं देखो वो नहीं 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 अभी आपका नहीं, सुनिए अरे बात तो सुनिए, नहीं करती है वो तो आपका जवाब मिल गया इलेक्शन में उम्मीद करता हूं। आप ये बताओ, आज जो एक अरे सैफ खान साहब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बोल रहा था सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साथ तोड़ेंगे। बोल लीजिए या मैं बोल लूंगी कि बड़ा वक्त है, सर, आप अच्छा ही वक्त बोल रहे है। हैं। मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, आज मैंने तो वक्त सैफ कहा, खान मैंने का ही है, पूछा इसलिए ज्यादा कि सवाल बीएसपी कितनी बार बाय इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी है, अरे हम- उसमें जवाब क्या आया? आप अभी मायावती जी के ऊपर सवाल पूछ रहे थे हाँ। कि वो आई या नहीं आई या वहां पे कन्विंसिंग नहीं की, यही सवाल था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कितने बाय इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं साहब? गठबंधन की बात नहीं किए ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को उनका सवाल मिल सैफ गया खान होगा। अब साहब, आगे आगे कांग्रेस- बढ़ेंगे। ये सवाल तो कैसी बात कांग्रेस आप की कर रहे तरफ हैं? भी आएगा। एक सीट पे ये सवाल तो दो कांग्रेस दिन के लिए पहले भी ये ना। कहें कि मुझे बता दीजिए 2019 में कौन सी बात 2019 में हमारा गठबंधन कौशिक जी, रहेगा, पिछली नहीं बार रहेगा। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी नहीं आया अपने कैडर को। और दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस की अब बात सुन लीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया दोनों सीटों पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमें बताएंगे हमारे प्रदेश मैं नहीं अध्यक्ष बता रहा, को मैं नहीं विश्वास बता में नहीं दिया रहा, गया। मैं वो सच्चाई बता, कमाल है साहब। अरे मुझे बीजेपी या आपने- कांग्रेस से नहीं मतलब अच्छा, है, मुझे लेकिन मैं बताइए, हकीकत आप बता रहा हूं ये आपको, बोलना है। आप उस हकीकत को यहाँ से पहचानिए। बोलिए। कांग्रेस समझ पार्टी नहीं आ आप उस गठबंधन के पीछे चली और ये कांग्रेस की मजबूरी थी उस गठबंधन के साथ आने के लिए। सुनिए, मुझे आप बता कैसी दीजिए, बात आप अच्छा कर- आप सोच सच्चाई को बताओ। स्वीकार कीजिए, ठीक है, आप ठीक सच्चाई है, को स्वीकार ठीक। कीजिए। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के सच्चाई पूछना चाहता हूं कि राज बब्बर साहब ने क्या शिकायत की थी सच्चाई आपसे? स्वीकार शिकायत करने की की। थी? नहीं, क्या आपसे शिकायत की थी? बिल्कुल, लेकिन राज बब्बर आए थे, मीडिया के सामने आए थे। सैफ खान राज बब्बर मीडिया के सामने नहीं, लेकिन बयान नहीं आया तो आज बिल्कुल सैफ खान, बिल्कुल। सैफ खान, और बयान नहीं आया, सुनिए, सैफ खान। मैं बता रहा हूँ, आपसे मैं बता शिकायत रहा हूँ सैफ खान, आपको, एक सेकंड। जिस सुनील समय कौशिक जी, लोग- सैफ खान, अरे पूरे अरे शेख सुन की लीजिए तरह। ना, अरे सैफ आप खान, सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं, आप एक सेकंड सैफ खान। लोकदल की समाजवादी पार्टी की जिस दिन लखनऊ में मीटिंग थी उस दिन राज बब्बर लखनऊ में मौजूद थे, उनको नहीं बुलाया गया। क्या आपसे शिकायत की थी? सैफ भाई, अरे बात सुनिए, आप मुझसे शिकायत क्यों करेंगे? मुझसे शिकायत क्यों करेंगे? मुझसे शिकायत क्यों करेंगे? आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझसे शिकायत नहीं करते। अरे सुनिए ना सर, भविष्यवाणी मत क्या करिए साहब। मेरी बात सुनिए आप, जिस समय समाजवादी पार्टी की लोकदल की मीटिंग लखनऊ में चल रही थी गठबंधन को लेकर, उस दिन राज बब्बर स्वयं लखनऊ में मौजूद थे और उनको नहीं बुलाया गया। मुझे इसका जवाब दीजिए आप। कमाल करते हैं यहाँ पर आप। सैफ खान हो आप गया। कैसी मुझे बात सैफ करते खान हैं? पूछना है। सबसे पहले गुलरेश आपको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कांग्रेस लाख चिल्ला चिल्लाकर अपनी बातें रखे, लेकिन सच्चाई ये भी है, गठबंधन पे कोई निर्णय होगा तो चारों लोग बैठ कर बनाएंगे। चर्चा नहीं कर सकते। मुझे तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सब बोल रहे थे, किसी को समझ नहीं आया। सैफ भाई, आप इतना चिल्लाएंगे, मैं आप तो दर्शक सच्चाई नहीं से आपको अवगत करा रहा हूं। अरे come to the point, come to the point, come to the point। सैफ खान और डॉक्टर कौशिक, come to the point। हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल बड़ा ये है कि ठीक है, राज बब्बर को आप कह रहे हैं कि इग्नोर किया गया, ये कह रहे हैं इग्नोर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये है, गुरेश शेख आपके पास और फिर अब्बास साहब के पास जाऊंगी। सवाल बड़ा ये है कि इग्नोरेंस किसे मिला है इस गठबंधन में? अगर कांग्रेस गठबंधन में आरएलडी के टिकट को लेकर नहीं सहमति बरती और कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरती, तो क्या जनता कांग्रेस को वोट करती? प्रश्न आपने मुझसे किया ना। गुरेश शेख से मैं समझना थोड़ी देर चाहती आप लोग शांति हूं। रखें। इसलिए ये सवाल गुरेश शेख से है, इसलिए गुरेश शेख से है क्योंकि कांग्रेस अपने आप को पैन इंडिया पार्टी कहती है, बीजेपी आज कह रही है कि पैन इंडिया पार्टी के तमगे को हमने छीन लिया है, लेकिन आज की जो स्थिति बन रही है, पैन इंडिया पार्टी है कहां? कौन सी पार्टी पैन इंडिया पार्टी माने? देखिए, गुरेश शेख। कांग्रेस की वास्तविकता तो यह है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था पीपीपी, अभी भी जो इनके मेजर विक्ट्री हुई, आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देते पंजाब की सीट इन्होंने जीती। खैर, मैं केवल इसकी बात नहीं करूंगा। आप अभी हम बात कर रहे थे गठबंधन की, तो गठबंधन केवल इसलिए नहीं बन सकता कि मोदी का विरोध करना है। एक सकारात्मक गठबंधन भारत में बना था 1977 में, और जनता परिवार के नाम से, जिसमें सभी अलग अलग विचारधारा के लोग भी जुड़ गए थे। वो क्यों जुड़े थे? क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा जी की वजह से, और उन्होंने सारे विपक्ष के नेता, चाहे वो लेफ्ट के हो या फिर सेंटर के हो या राइट के हो, उन सबको जेल में डाल दिया था। परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, आप चीयर लीडर की स्थिति में क्यों आ गए हो? आप तो चीयर लीडर बनकर खड़े हो, चिल्ला रहे हो आज। आपसे ये था, आप क्या पैन इंडिया पार्टी बनने की राह पर हैं अभी? हम तो पैन इंडिया हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि 21 प्रांतों में जिनकी सरकार है, वो यदि पैन इंडिया नहीं है तो फिर पैन इंडिया कौन होगा? कांग्रेस पैन इंडिया
पार्टी रह गई या फिर उससे उसको गठबंधन चाहिए? वोट कटुआ पार्टी है आज की स्थिति में कांग्रेस। इट्स नो मोर, नो नथिंग मोर देन अ रीजनल पार्टी। मैं अब इनकी बात का जवाब देता हूं। बहरहाल जो है 80% बाय इलेक्शन जो है वो इस देश में हारने के बाद ये क्या बोलेंगे साहब? 100% के रिकॉर्ड की जगह आज मेरे ख्याल से 1% अब मैं कर दूं कि एक सीट जीत ली है। क्योंकि एक सीट तो शिवसेना से ही जीती हुई है, तो एक ही सीट का तो वो हुआ इनका। देखा जाए तो मार्जिन क्या हुआ, कितनी जीते हैं? एक, यानी इतने 4 लोकसभाओं में, 4 लोकसभाओं में, नागालैंड में भी और हमारी 11 विधानसभाओं में टोटल मिला के हमने जीती, आपने नहीं जीती। इनका वैल्यू देखा जाए। देखिए अब ये अगर मेघालय में एक सीट विधानसभा की जीतते हैं, उछलते हैं, हम लोकसभा की जीते तो कुछ नहीं। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। अब थोड़ा संयम आप रखिए साहब, मैं ना आप थोड़ा संयम रखिए चीज के लिए। मैं चुपचाप सुन रहा था, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप बिल्कुल बोलिएगा अपने वक्त के ऊपर, क्योंकि बहुत वक्त है। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं उस बात की। फिर आपने कहा सत्ता का लालच, मैं आपको ये बताना चाहता हूं 21 पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से बनी एनडीए है ना, 21 पार्टी से, जिसके एक और दो साहब। आप बता दीजिए कितनी पार्टियां चलिए? 45 पार्टी। अच्छा 45 पार्टियां साहब, चलिए 45 छोटी छोटी पार्टी। अच्छा तो 45 पार्टियों से बनी जो है वो इस वक्त गठबंधन के ऊपर जो है वो ये उंगलियां उठा रही है सर। नहीं है नहीं क्या? देखिए बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अब मैं बताता हूं आपके 2014 में बीजेपी इटसेल्फ प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर दूंगा ना। बिल्कुल आई थी। कांग्रेस कहाँ थी? 44 वादे किए गए थे। मैं बताता हूं, कांग्रेस ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं। कांग्रेस 44 बिल्कुल 44 जब अब बढ़ती जा रही है साहब, है ना? अब ठीक है, वो उस समय की बात में कर रही हूं। उस समय की बात की थी आपने। चलिए खैर, बहरहाल जो है झूठ बोला गया था ना जनता से, 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे। सच बोलने के लिए तो आपको गठबंधन में आना पड़ रहा है। अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, 2G लगा रखा। अफजल अब्बास साहब, ये करप्शन, वो पार्टी के प्रतिनिधि करप्शन की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर करप्ट, जिसको साबित किया जा चुका है, जिस पार्टी के लीडर को लालू प्रसाद यादव के साथ मिलने के लिए मंच साझा करते करते पर्सनल मीटिंग भी करते हैं। करप्शन को लेकर किस तरीके से पी जदमला पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? अफजल अब्बास, अफजल अब्बास, एक सेकंड, अफजल अब्बास, अफजल अब्बास को सुनिए। पहले ये लोग आपस में बोल रहे थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप क्या बात करते हैं? पहले तक लेके लावनी जी एक चीज होगा यहाँ पर कि हमारा एक विधायक इनके राहुल गांधी से बड़ा हुआ, जेल में हमारा एक विधायक इसमें राहुल गांधी से ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल होता है। आपकी तरह मान लिया आपने कहा ना, अरे सर आपने मान लिया ना कि हमारा विधायक इक्वल टू योर राहुल गांधी। फिर कहूंगा मर्डर केस में आप जो बातें कर रहे हैं, अमित शाह जी, अरे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो रेप आप जो बात कर रहे हैं, आधार पर बात करिए, निराधार बातें मत करिए। आधार जो सबसे कम निराधार मत करें, निराधार बात नहीं करें। अफजल अब्बास, अफजल अब्बास, ठीक है। पहले इन लोगों को बोल, या तो खामोश है, मैं नहीं बोलने वाला। क्या बोलेगा? सैफ खान और गुलेर शेख, प्लीज। अफजल अब्बास, सबसे बड़ी चीज ये है, आज जो ये चीख चिल्लाट हो रही है, दरअसल ये मैं बार बार कह रही हूं, आज ये ज्यादा है, अति उत्साहित है, क्योंकि इनका गठबंधन जीता है और सच्चाई यही है कि जो जीता वही सिकंदर। आज के हालात ये बने हुए हैं, लेकिन आने वाले जो हालात बनने वाले हैं, हम बार बार कह रहे हैं, चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। चुनौती क्योंकि आप बीजेपी के साथ अलायंस में है, इसलिए आपके लिए कम नहीं है। चुनौती इनके लिए भी कम नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन को लेकर अभी वाहवाही लूट रहे हैं और बहुत हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन कब तक स्थिर रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपसे मैं सवाल पूछती हूं कि जिस करप्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस करप्शन को लेकर ये भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, उसी करप्शन के फेरे में आरजेडी के चीफ फंस के जेल की सजा खा रहे हैं, बावजूद इसके जो कि हार्ट सीट आपके हाथ से निकल जाती है, आरजेडी को चुन लिया जाता है। नहीं, मैं इस पे नहीं हंस रहा, मैं इस पे हंस रहा हूं कि आरजेडी के चीफ जेल में है और मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर। अब उनको बोले दीजिए, अब उनको बोले दीजिए, अब गुलेर शेख और सैफ खान, अब जरा उनको बोले दीजिए। जहाँ तक गठबंधन की सरकार का, एनडीए की सरकार की बात हो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं आप, मैं एकता बता दूं कि बाई इलेक्शन में जीत हार
जाहिर सी बात है जो जीतता है उसके हौसला बुलंद होते हैं, उससे इनकार नहीं। चाहे मैं जीतता, मैं अगर आज हम हारे हैं तो मैं तस्लीम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि हाँ हमारी गलतियाँ कुछ होंगी, किस वजह से हम नहीं जीत पाए। हमें ये समीक्षा का विषय, जाँच का विषय, हम खुद इस पर अपने आप पे जांच करेंगे क्यों हारे। लेकिन इतना बता दें, इसके पहले भी बिहार में 18 असेंबली का चुनाव हुआ था, लगभग मुझे 18 या 17 याद नहीं आ रहा मुझे, जिसे 12 या 13 हम लोग हारे थे। याद कीजिए 2008 या 9 की बात होगी कि बाई इलेक्शन 18 असेंबली चुनाव हुआ। इस हार के बाद आप जीतने वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मैं मुझे बोल दीजिए, मैं खामोश, मैं चिल्लाने वाला आदमी नहीं हूँ। हम अगर ये डिबेट का हमारा सिर्फ चिल्लाना है और टीवी बंद कर दे तो चिल्लाइए, उसे बुलाइए मत। हाँ, जो आप अपने दर्शकों को अपनी जो बात अपने जिस पार्टी की तरफ से आए अपनी बात पहुंचाइए। चिल्लाना मुझे पसंद नहीं आता, और चिल्लाना सबको चिल्लाना है तो कोई इसका मैसेज नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि ये ठीक है, बाई इलेक्शन हारना जीतना होता है, उससे इम्पैक्ट हौसला तो जो जीतता है उसका हौसला बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाई इलेक्शन जीत गए तो पूरा मतलब आपने कब्जा कर लिया। लेकिन गठबंधन यूपीए यूनाइट हो रहा है, इसका असर पड़ेगा अगर ढंग से। लेकिन इनके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, कौन किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये सवाल सामने आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी को नेता मानेंगे कि ममता बनर्जी को मानेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फटाफट सुन लेते हैं। कि ये जनशक्ति ने हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी साहब। जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, इस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ विश्वासघात का अंत है और ये शुरुआत है 2019 की, भाजपा के साम्राज्य की अंत की और कांग्रेस के नेतृत्व में सहयोगी दलों के सत्ता में वापसी का। सर, कैराना में जो सफलता मिली है उसको देखकर बीजेपी के हार पे खुश होंगे या गठबंधन के जीत पे खुश होंगे? हम अपनी जीत पर खुश हैं और हम ये गठबंधन देश हित में कर रहे हैं। तो आगे भी ये गठबंधन लगता है आपको सस्टेन होगा? देश हित में इसे करना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी साहब, जिन्होंने खास तौर पर कहा कि उपचुनाव में मिली जीत निश्चित। आपसे एक बात बोल रहा हूं, स्वहित बॉडी लैंग्वेज में या देश हित, कि किस प्रकार देश हित में करना ठीक है, चाहिए। ठीक है डॉक्टर कौशिक, स्वहित या देश हित, कोई क्या जोशी है या देख के बताने वाले हैं? बता दीजिए, पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि तभी आपकी राय ली जाएगी। तो होती है ना। अच्छा, आप बॉडी लैंग्वेज देख के बताने वाले हैं? बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है सिर्फ। अच्छा, जो चल रहा है, कमाल पहले अपनी नीतियां बनानी पड़ेगी, देश की जनता को बताना पड़ेगा कि हम कहां काम करेंगे, सरकार को घेरना पड़ेगा, किन मुद्दों पे घेरना है, कौन इनके मुद्दे होंगे और इनका 2019 में नेतृत्व कौन करेगा, ये एक गंभीर विषय है। चलिए, रोड मैप तैयार करना होगा दोनों ही पार्टीज को। एक और गठबंधन बन रहा है, गठबंधन का रोड मैप क्या है? देश हित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से रोड मैप क्या होगा इस गठबंधन की गांठ को खोलने के लिए? ये ज्वलंत सवाल अब पूरे टाइम चलता रहेगा, इसका मंथन करिएगा जरूर। बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सुबह के साथ जय।